योगेश. हॅलो. हां. ठीक आहे. हॅलो एव्हरीवन, माझे नाव योगेश रामटेके. मी सध्या थर्ड इयर स्टुडंट आहे MBBS GMC नागपूर. मी मी टेन्थला नवोदयपर्यंत होतो, त्यानंतर मग 12th पण नवोदयला केलं. टेन्थला माझी हे होती आतून इच्छा की माझा दक्षिणा लागावा, पण नाही लागला. सो 12 मध्ये मी परत एक्झाम दिली होती आणि 12 मध्ये माझा दक्षिणाला सिलेक्शन झालं. मी माझा रिपीट दक्षिणामधून केलाय, दक्षिणा व्हॅली पुणेमधून. आणि मी त्यानंतर मग GMC नागपूरला मी रिसेंट 2 इयर झाले इथे आहे. तर, मी 12th नंतर डिसाईड केलेलं होतं की मला नेट करायचं म्हणून. त्याआधी मला काय आयडिया नव्हतं. तर कमी वेळेमध्ये सुद्धा आपण म्हणजे जर प्रॉपर गायडन्स असलं तर बरंच काही मार्क्स आपण स्कोर करू शकतो. तर माझ्याकडे काही स्ट्रॅटेजी आहे. मला वाटते की आता कमी जण आता हा इंटरॅक्टिव्ह सेशन घेणे बेटर राहील. तुमचे मला कॅमेरे सुरू सांगणे करा आणि तुम्ही सगळ्यांनी. कंटिन्यू. ठीक आहे. तर तुमच्यामधून 10th असतील ना काही मुलं? 10th किती जण आहेत? काही जण 10th आहेत, काही जण 12th आहेत. ओके. तर माझ्याकडे काही म्हणजे सब्जेक्ट वाईज प्लॅन आहेत, ते सर्वांसाठी म्हणजे वर्केबल आहेत. तर त्यामध्ये मला तरी डाऊट नाही, आणि माझ्यासाठी आणि माझ्या खूप सारे जे बॅचमेट दक्षिणासाठी मी त्यांना विचारलं होतं शेवटच्या दिवशी की कोणता प्लॅन सगळ्यात जास्त वर्कफुल राहील. त्यांनी आज सांगितलं होतं. तर सगळेजण एक पेन आणि बुक घेऊन बसा, जेणेकरून मी सांगताय ते तुम्ही नोट करू शकता. मी अशी अपेक्षा करतो की सर्वांनी एक हातामध्ये पेन आणि एक बुक पकडला असावा. तर फर्स्ट आपण जे सब्जेक्ट टॅकल करणार आहोत तो आहे फिजिक्स. ठीक आहे. फिजिक्सचा स्कोर असतो 720 पैकी 180 मार्क्स असतात. म्हणजे 1/4 जे आहे ते आपल्या एक्झाम मध्ये फिजिक्स असतो. टोटल 50 क्वेश्चन, ज्याच्यामध्ये आपल्याला 45 सोडवावे लागतात. आणि फिजिक्ससाठी आयडियल टाइम असते 1 hour. हा नोट करून एक्झाम मध्ये पेपर सोडवताना आयडियल टाइम 1 hour 15 minutes. प्रत्येकाला माहिती पाहिजे की माझा जर फिजिक्स मी सोडवत आहे तर माझे 45 क्वेश्चन 1 hour 15 minutes मध्ये झाले पाहिजेत. म्हणजे तुमचा एक क्वेश्चन होईल 1 minute 20 seconds. त्याच्यावर जर तुम्हाला टाइम लागत आहे तर तुम्हाला जास्ती प्रॅक्टिसची गरज आहे, हे लक्षात राहायला पाहिजे. या सर्वांनी केलं ना? त्यानंतर मग आता फिजिक्सला टॅकल करायसाठी आपल्याकडे ऑलमोस्ट चॅप्टर्स आहेत 24. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काही 11th मध्ये आहेत, काही 12th मध्ये आहेत. दोन्ही क्लासेसचे जे क्वेश्चन्स असतात त्याला सेम वेटेज असते. फिजिक्ससाठी एक तरीका असते, त्याला आम्ही म्हणतो की ईच डे फॉर्म्युला बुक. ज्या दिवशी एक छोटीशी एक फॉर्म्युला बुक बनवायची. ते सुरुवातीपासूनच त्याला मेंटेन करावं लागते. दिवसभरामध्ये तुम्ही जे काही फॉर्म्युले शिकता
ते मग छोटा फॉर्म्युला काऊन असू द्या, ते एक त्या फॉर्म्युला बुक मध्ये लिहायचं, रोज लिहायचं. त्याने काय होईल की तुमच्याकडे जे फॉर्म्युला बुक आहे ना, त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलाची कंटिन्यू लिस्ट तयार होईल. ठीक आहे. तर फिजिक्सच्या याच्यामध्ये लिहा, तुम्हाला एक फॉर्म्युला बुक तयार करणे आहे. ओके. झालं, फॉर्म्युला बुक तयार केली. त्यानंतर फिजिक्स साठी एनसीईआरटी वाचण्याची गरज नाही. ठीक आहे. ते जर तुम्ही एनसीईआरटीचे चॅप्टर रीड करतो म्हटलं फिजिक्सचे, तर त्याची काही गरज नाही. या नो एनसीईआरटी रीडिंग रिक्वायर्ड. त्यानंतर तिसरी जी रिक्वायरमेंट आहे फिजिक्सची, ते म्हटलं तर इच डे 15 क्वेश्चन्स. तेव्हा कुठल्या पण टॉपिकच्या असू द्या, आज शिकवलेल्या टॉपिकच्या असू द्या, काल शिकवलेल्या टॉपिकच्या असू द्या, जे तुम्हाला टॉपिक आवडते त्याच्या असू द्या, पण 15 क्वेश्चन्स रोजच्या रोज करणे तुम्हाला आहेत. मिनिमम 15 न्यू क्वेश्चन्स जे की तुम्ही आधी केलेले नाहीत, म्हणजे तुम्हाला आज करणार. तर फिजिक्स मध्ये थर्ड रिक्वायरमेंट काय आहे? एव्हरी डे ऍटलीस्ट 15 क्वेश्चन्स. हे नोट करा. नेक्स्ट, यानंतर मग संडे हा फक्त आपण रिव्हिजन साठी ठेवतो. संडेला तुमची पेपर असतात. आता जे कोचिंग करतील त्यांना माहिती आहे की संडेला त्यांचा पेपर असते. पण त्या व्यतिरिक्त जर आपल्याला काही टाइम भेटत आहे पेपरच्या ऐवजी, तर ते तुम्ही रिव्हिजन साठी वापरा. फिजिक्सच्या रिव्हिजन साठी तर वापराच. तुम्ही जे फॉर्म्युले लिहिले आहेत फॉर्म्युला बुक मध्ये, ते फॉर्म्युला बुकचे जे फॉर्म्युला आहे ते रिवाइज करा. फर्स्ट टाइम तुम्हाला 1 तास लागेल ते रिवाइज करायला. नेक्स्ट टाइम तुम्ही जेव्हा तेच फॉर्म्युले वाचाल तेव्हा ते 45 मिनिट्स लागणार, नंतर 30 मिनिट्स, नंतर मग 15 मिनिट्स मध्ये ते पूर्ण कम्प्लीट होईल. तुम्ही आता कन्सिस्टंट असणे इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये फॉर्म्युला बुक सोबत. संडे तुम्ही रिव्हिजन साठी यूज करा. म्हणजे जेव्हा पण टाइम भेटला संडेला, ते बुक खोलायचं, फॉर्म्युला बुक खोलायचं आणि त्यामधले जे काही लिहिलंय ते रिवाइज करायचं. ओके. सो फोर्थ पॉइंट काय, संडे फॉर रिव्हिजन. नंतर एक फिफ्थ पॉइंट ऍड करा. बघा, आपल्याला नेहमी डाऊट असते की आपण क्वेश्चन्स कुठून सॉल्व्ह करायचे. आता आपल्याकडे एवढे सारे आहेत बुक्स, एमटीजी वापरू शकतो किंवा मग वेगवेगळे जे पब्लिकेशन आहेत ते वापरू शकतो. फिजिक्स साठी असं कुठल्याही बुकचं बंधन नाही. तुम्ही कोणतीही बुक वापरा, फक्त तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बुक मध्ये सेम प्रकारचे क्वेश्चन असतात. काही मध्ये थोडं लेवल जास्ती असते, काही मध्ये कमी असते. पण मॅटर हे करते की आपण किती कन्सिस्टंटली ते क्वेश्चन सोडवतो. सो क्वेश्चन बँक जे असेल तुमची, ते कुठल्या पण बुकातून असली तरी चालते. ते मग एमटीजी असू द्या किंवा काही पण असू द्या. ओके, हे ऍड करा. ही क्वेश्चन बँक कुठली पण असेल तरी चालते, फक्त ते सॉल्व्ह करून पूर्ण झाली पाहिजे. ठीक आहे. फिजिक्स मध्ये कसं असते की मोस्ट ऑफ द मुलं त्या नाही का, म्हणजे एक टॉपिक वर इतके जास्ती क्वेश्चन सोडवतात की त्यांना वाटते की यार हा टॉपिक खूप चांगला झाला, पण त्याच्यामुळे दुसरे टॉपिक पण सुटून जातात. असं नको व्हायला. त्यासाठी काय करायचं, डोक्यामध्ये हे राहू द्या की तुम्हाला कोणत्याही टॉपिकवर आपल्याला पीएचडी वगैरे काही करायची नाही. आपल्याला ते टॉपिक तेवढंच समजायचं जेवढं आपल्याला एक्झाम मध्ये आवश्यक आहे. त्याला जास्ती डीप जाणून घेऊन काही मतलब नाही. आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. त्या 3 तासाचा ज्या एक तास 15 मिनिटाचा जे टाइम आहे, त्यामध्ये तुम्ही कसे ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो याच्यावर विचार करायचा नेहमी. तर फिजिक्सचं जेव्हा तुम्ही कोणत्याही लेक्चर बघत असाल, ऑनलाईन बघा किंवा मग जेव्हा तुम्ही ऑफलाईन कोचिंग पण कराल, तेव्हा त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की तुमचं मेन फोकस असलं पाहिजे क्लिअरिंग कॉन्सेप्ट रॅदर दॅन ते किती गेन करतोय आपलं त्याचं नॉलेज गेन नाही करायचं याच्यामध्ये. तर कॉन्सेप्ट क्लिअर करा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. आणि ज्यांना वाटते की मला काही मी जास्ती क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही करायचे आहेत,
तरी पण मला सगळे कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले पाहिजे. त्यांनी एनसीईआरटी सॉल्व्ह करा. प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटीच्या जे चॅप्टर आहे त्याच्या मागे एक एक्सरसाइज असते. ते एक्सरसाइज सॉल्व्ह केल्याने खूप सारे कॉन्सेप्ट तिथेच क्लिअर होऊन जातात. त्याचे आन्सर्स ते चेक करून घ्यायचे. ओके, तर फिजिक्ससाठी एवढाच प्लॅन आहे माझ्याकडे. फॉर्म्युला बुक असणे मॅन्डेटरी आहे. त्यानंतर मग रोज क्वेश्चन सॉल्व्ह करणे फिजिक्सचे मॅन्डेटरी आहे. क्वेश्चन बँक कुठून पण करा, ते पण कम्प्लीट करणे आवश्यक आहे. आणि एनसीईआरटी तुम्हाला वाटतं तर सॉल्व्ह करा. आता या व्यतिरिक्त फिजिक्समध्ये कोणता डाऊट आहे? मी सांगितलं तुम्हाला एक्झाममध्ये 1 hour 15 minutes तुम्हाला फिजिक्ससाठी टाइम असते. ठीक आहे, तर तुम्हाला रोजची सवय टाकायची आहे की 45 क्वेश्चन 1 hour 15 minutes मध्ये कसे कम्प्लीट झाले पाहिजे. याची सवय जर तुम्ही टाकली तरच मग एक्झाम मध्ये तुम्ही एक्सेल करू शकाल, नाहीतर नाही होणार. तुम्ही असं विचार केला की आपण सोडवताना खूप हळूहळू सोडवू आणि त्याच्यानंतर मग तिथे एक्झाम मध्ये फास्ट होते, असं नाही होत. तुम्ही जसं प्रॅक्टिस कराल तसंच सेम तिथे होते. तर प्रॅक्टिस करताना पण टाइम लावायचा की मला इतक्या वेळेमध्ये हे करायचं आहे. कधी कधी होईल, कधी कधी नाही होईल, पण प्रयत्न करत राहायचं मी. ओके, फिजिक्स बद्दल कोणाला काही डाऊट? आत्ता प्रश्न विचारा, मग नंतर तुम्हाला डाऊट्स तर टाइम मिळेल, पण आत्ता जर विचारल्या मेंटरने विचारल्यानंतर तुम्हाला अजून चांगलं सोल्युशन भेटणार. लास्टला कसं होणार, मग ते टाइम आपल्याकडे जास्त राहत नाही आणि जास्त बोलता येणार. मी ग्रुपला पण मेसेज टाकलो होतो, जे जे डाऊट्स आहेत आधीच काढून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला सेशनमध्ये विचारता येणार. मला काही डाऊट असेल तर तुम्ही ते लिहून हे करा. हा, इथं मेसेज टाकू शकता, मेसेज बॉक्स असते ना, तिथं पण टाकलं तरी चालेल. ओके, मला एक डाऊट होता तेव्हा मी माझी प्रिपरेशन करत होते, तेव्हा मला स्वतः एक डाऊट आलेला की रोजचा फिजिक्सला टाइम किती द्यायला पाहिजे. तर आयडियल टाइम आहे रोजचे 3 hours. त्याच्यामध्ये मग तुमचा 1 hour चालला ते लेक्चरसाठी, जे तुमचा रोजचा क्लास असणार. ठीक आहे, बाकीचं जे 2 hour आहे ते तुम्ही रिव्हिजन, त्याच्यामध्ये प्लस क्वेश्चन हे सॉल्व्ह झाले पाहिजे. 3 तास सफिशियंट आहे दिवसाचे फिजिक्ससाठी. त्याच्यावर पण देऊ शकता, पण जास्ती टाइमपास असं नको व्हायला की मग दुसऱ्या सब्जेक्टला कमी वेळ घेत. ठीक आहे, कोणाला फिजिक्स मध्ये काही डाऊट असेल तर ते विचारा लवकर, तर आपण मग समोर जाऊ. बघा, ठीक आहे. जे नीट करताना हा, तुम्हाला फिजिक्समध्ये डाऊट्स जास्त राहिला पाहिजे, कारण की तुमचा मॅथ आधीच कमजोर असते, कारण की तुम्ही मॅथ घेतलेले नसता. तर फिजिक्सचे डाऊट्स जे पण आहेत तुमचे, किंवा क्वेश्चन प्रॅक्टिस कशी करायची, जे तुम्हाला फेस होतात क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना, त्या सगळे डाऊट्स आत्ता विचारा, म्हणजे ते डाऊट्स तुम्हाला योगेश सांगेल की त्यांनी कसं टॅकल केलं. ते तुम्ही करा कंटिन्यू, यांना काही डाऊट दिसत नाही. नेक्स्ट आहे केमिस्ट्री. केमिस्ट्रीचे 3 पार्ट असतात. ठीक आहे, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि एक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तर फर्स्ट आपण फिजिकल केमिस्ट्रीला जाऊ. फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी फर्स्ट
एनसीईआरटी रीड करणे मॅन्डेटरी आहे. ठीक आहे, तर फर्स्ट पॉईंट तर हेच लिहा की रीडिंग एनसीईआरटी. ओके, डन. त्यानंतर दुसरं आहे, जेव्हा तुम्हाला ते कॉन्सेप्ट समजतील त्यानंतर त्याचे नाही का इंटेक्स्ट क्वेश्चन असतात. बघा, मी एक्झाम दिली होती त्यामध्ये ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये 4 तरी इंटेक्स्ट क्वेश्चन आले होते. त्याच्यानंतर पण हा ट्रेंड कंटिन्यू आहे. तर जे इंटेक्स्ट क्वेश्चन असतात म्हणजे ते ऑलरेडी सोडवून आहेत टेक्स्ट बुकमध्ये, ते तुम्हाला रीड करणे खूप गरजेचं आहे, आणि एक्सरसाइज क्वेश्चन सुद्धा. सो सेकंड पॉइंट हे सॉल्व इन टेक्स्ट ॲज वेल ॲज एक्सरसाइज क्वेश्चन्स. जे चॅप्टर संपल्याच्या मागची जी एक्सरसाइज असते ते तुम्हाला सॉल्व करणे. ओके, नोट केलं? ठीक आहे. एनसीईआरटी रीड केलं तुम्ही, त्याच्यानंतर त्याचे इंटेक्स्ट आणि एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व केले. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला कोणती बुक प्रेफर करायला पाहिजे त्याच्या क्वेश्चनसाठी, तर तुम्ही कुठल्याही कोचिंगची बुक प्रेफर करू शकता. कुठल्याही कोचिंगचं स्टडी मटेरियल फिजिकल केमिस्ट्रीसाठी सेमच राहणार आहे, तर ते पूर्ण कराल. म्हणजे ते ॲटलिस्ट दिवसाचे अगर नाही का तुम्ही 10 क्वेश्चन्स करत आहात फिजिकल केमिस्ट्रीचे, 10 न्यू क्वेश्चन्स ॲक्च्युली, ते आधी केल्या ते नाही करायचे. 10 न्यू क्वेश्चन्स करा, त्याचा तुम्हाला भरपूर फायदा होईल. पण ते रोज करणे आवश्यक आहे, आणि फिजिकल केमिस्ट्रीला तुम्हाला दिवसाचा 1 तास देणे गरजेचं आहे. क्रायटेरिया ते की टाइम लावून करा, म्हणजे तुम्हाला जे स्पीड आहे ते माहिती होईल. आपल्याकडे टोटल केमिस्ट्रीसाठी वेळ असते 55 मिनिट्स एक्झाममध्ये. ठीक आहे, तर आपले ऑलरेडी 75 मिनिट्स केले आहेत, त्याच्यामध्ये प्लस 55 ऍड करा, म्हणजे तुमचे 130 मिनिट्स तरी तेच झाले. 120 मिनिट्स, सॉरी 130 मिनिट्स आहेत. आता उरले आहे तुमच्याकडे 50 मिनिट, त्याच्यामध्ये तुम्हाला बायो करायचं आहे. त्याचं हे ते टाइम आहे जे तुम्ही अगर प्रॅक्टिस केली तर याच्यामध्ये तुम्हाला शेवटला 5 मिनिटं उरून पण जाणार. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या तुम्ही हे नको करा की टाइम कमी पडणार असं वगैरे, फक्त प्रॅक्टिस करत असा. ठीक आहे, तर फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हाला एनसीईआरटी रीड करणे आहे, जे इंटेक्स क्वेश्चन आहे ते सॉल्व्ह करणे आहे, त्याच्यानंतर मग एक्सरसाइजचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणेच आहे. तुम्ही मॉड्यूल जे असतं किंवा मग कोणत्याही कोचिंगची जे मॉड्यूल आहे ते तुम्ही वाचू शकता, पण दिवसाचे 10 क्वेश्चन नवीन मध्ये झाले पाहिजे. ठीक आहे, रोजचा फिजिकल केमिस्ट्रीला 1 आवर देणे आहे. तर बस एवढ्याने अगर तुम्ही पूर्ण जर मेहनतीने हे केलं, रोजची फिजिकल केमिस्ट्री केलं, तर मला वाटत नाही कोणालाही काही डाऊट जायला पाहिजे. ठीक आहे, तर मला वाटते फिजिकल केमिस्ट्री एवढं सफिशियंट आहे, त्याच्यावर केलं तर ते आपल्याला एक्स्ट्रा होऊन जाईल. आपल्याला नीट एक्झाम द्यायची आहे, माइंडसेट हे ठेवा की मला नीट एक्झाम द्यायची आहे. नीटचा पेपर सोपा असतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्ती स्कोर करावा लागतो. पेपर सोपा आहे, आपलं जे फाईट आहे ते टाइम सोबत आहे. त्या वेळेमध्ये आपण किती क्वेश्चन जास्ती करू शकतो, तुम्हाला किती नॉलेज येते एका क्वेश्चनची याच्यावर डिपेंड नाही करत. किती फास्ट तुम्ही करू शकता आणि किती लवकर तुम्हाला आठवण येईल याच्यावर डिपेंड करते. त्याचा फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कोणाला काही डाऊट प्लीज विचारा.
सर फॉर्म्युला बुक फॉर एक्झाम्पल काय म्हणायचं आहे तेजस तुला? माईक ऑन करून घ्या. फॉर्म्युला बुक बनायची गरज आहे का? नाही, फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये इतके काही फॉर्म्युले असतीलच नाही, तर मला वाटत नाही तेवढे इथे बनवायची गरज आहे. तुम्ही जर कंटिन्यू अगर क्वेश्चन सॉल्व्ह करता तर त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम 15 to 20 फॉर्म्युलाज आहेत. तर बिलकुल गरज नाही, तुम्ही ते नॉर्मली सवय केलं तरी होऊन जाईल. ओके ह्या फॉर्म्युला बुक ऐवजी तुम्ही फिजिक्सच्या फॉर्म्युला बुकवर फोकस करा, कारण की तिथे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स फॉर्म्युला बेस्ड राहतील. ठीक आहे. नेक्स्ट आपण जाऊ इनऑर्गॅनिक कडे. तर इनऑर्गॅनिक मध्ये मेजर पार्ट असते एनसीआरटीचा. एनसीआरटीतून डायरेक्टली लाईन मधून क्वेश्चन येत असतात, काहीच डोकं लावायची गरज नाही. एनसीआरटी कमीत कमी 7 to 8 टाइम्स रीड करा. ते 10वीत आहेत त्यांना पण आणि जे 12वीत आहेत त्यांना पण 7 to 8 टाइम्स इनऑर्गॅनिकची एनसीआरटी रीड करावी. त्याला अंडरलाईन करायचं. तुम्हाला वाटते की हे इम्पॉर्टंट आहे, हे येऊ शकते, त्याला अंडरलाईन करायचं, ते वारंवार ते वाचायचं. ठीक आहे. इनऑर्गॅनिक साठी दुसरं काहीच नाही करू शकत तुम्ही, फक्त एनसीआरटी करायची आहे. एनसीआरटीचे टॉपिक आहेत ते करायचे. ठीक आहे. आणि यामध्ये तुम्ही एक नवीन ऍड करू शकता, जे तुम्ही करू शकता ते म्हटलं तर प्रिव्हियस इयर जे क्वेश्चन आहेत. बघा, प्रिव्हियस इयर साठी नाही का केमिस्ट्रीची एमटीजी नावाची एक बुक असते, त्याला 32 इयर्स किंवा 31 इयर्स, तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. मला असं वाटतं की ते बेटर बुक आहे सर्वात. माझ्या मित्रांनी पण तेच सांगितलं होतं की ते युजफुल असते, कारण की प्रिव्हियस इयर मध्ये क्वेश्चन कसे विचारतात आणि आपल्याला एक क्वेश्चनचा आयडिया येऊन जातो आणि मग त्यानुसार आपण रीड करत असतो. हॅलो. हॅलो. एक सेकंड. ओके. ठीक आहे. तर इनऑर्गॅनिक साठी एनसीआरटी तुम्हाला 7 to 8 टाइम्स रीड करणे. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन साठी तुम्हाला मी सांगितलं 32 इयर्सची एक एमटीजी नावाची बुक येते, तुम्ही परचेस करा, ते बेटर आहे केमिस्ट्रीसाठी टोटल. आणि याच्यासाठी पण सेम एनसीआरटीच्या मागचे जे एक्सरसाइज असतात, चॅप्टर संपल्यानंतर जे एक्सरसाइज असतात ते आपण मोस्टली निग्लेक्ट करतो, पण त्यामधून खूप सारे कॉन्सेप्ट क्लिअर होतात. ते ऍक्च्युली जे एनसीआरटी आहे ते खूप विद्वान लोकांनी बनवलेली आहे. ठीक आहे. तर त्याचा तुम्ही वापर करा. एनसीआरटीच्या मागचे क्वेश्चन्स खूप युजफुल आहेत. हे आपल्याला नंतर कळते, मला पण नंतर कळालं होतं एक दोन जणांनंतर, पण माझ्या ज्या मित्रांनी केलं त्यांचा स्कोर चांगला होता. ठीक आहे. ते इनऑर्गॅनिक साठी ह्या 3 गोष्टी तुम्हाला फॉलो करणे आहे. एनसीआरटी रीड करायचं, त्यानंतर मग प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे, त्याच्यानंतर मग एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायची. प्रत्येक चॅप्टरला असं करा, जेणेकरून तुम्हाला वाटत नाही काही डाऊट राहील एनसीआरटी आणि याच्यामध्ये इनऑर्गॅनिकच्या क्वेश्चन मध्ये. क्वेश्चन बिलकुल फिरवून नाही येत, डायरेक्टली क्वेश्चन असतात. आपल्याला फक्त पाहून उत्तर येतील इतके पण क्वेश्चन असतात. ते ट्रेंड्स, ते त्या गोष्टी, ते कोणाचा बॉइलिंग पॉईंट जास्ती आहे, मेल्टिंग पॉईंट जास्ती आहे, हे साऱ्या गोष्टी आपल्याला लर्न कराव्या लागतात. आता तुम्ही जेवढा टाइम रिव्हिजनला द्याल तेवढा टाइम तुम्हाला ते प्रोडक्टिव्ह राहील. कारण हेच होते की आपण नॉलेज भरपूर घेतो, पण ते एकदाच घेतो आणि एकदा केल्यानंतर काय होते की
मला तेवढा वेळच नाही राहत एक्झाम मध्ये रिकॉल करायला. मी असा विचार करायला लागतो, यार याचं काय होतं, याचं काय होतं. तेवढा वेळच नाही आहे आपल्याकडे. आपल्याकडे 45 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहे केमिस्ट्रीचे 50 पैकी. तर ते 45 पैकी 20 क्वेश्चन असे पाहिजेत की मला बघितल्यानंतर आन्सर माहिती पाहिजे. आणि दुसऱ्या काही काही क्वेश्चन असतील ज्याला जास्ती टाइम लागणार. म्हणून त्या गोष्टी थोडं लक्ष द्या त्यांच्या. इनऑर्गॅनिक मध्ये कोणाला काही डाऊट? काही डाऊट असेल तर तुम्ही तिथं विचारू शकता मेसेजमध्ये. तेजस जसं बोलतात तसे बाकी स्टुडंट पण बोला, म्हणजे मेंटरला पण समजेल की बाबा कोणाला डाऊट आहे, कोणाला डाऊट नाही आहे. जसं आपण शांत राहिलं तर तुमचे डाऊट्स सॉल्व्ह नाही होते. ओके, करा कंटिन्यू. स्ट्रॅटेजी फॉर फिजिक्स. एकाचा क्वेश्चन आला आहे, स्ट्रॅटेजी फॉर फिजिक्स. ओके. तर परत एकदा स्ट्रॅटेजी सांगतो मी फिजिक्सची. पर डे एक फॉर्म्युला बुक तयार करायची. त्याच्यामध्ये तुम्हाला पर डे जितके पण फॉर्म्युला तुम्ही हे जाता त्याच्या समोर जाता, तुम्हाला तिथे त्या फॉर्म्युला बुक मध्ये लिहायचं. प्रत्येक दिवशी ऍटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत नवीन नवीन. ओके. सो सबसे पहले आपको जो रोज के आप फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप मतलब अगर कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो आप वहाँ पे बताएंगे कि ये फॉर्मूलाज है. तो उसके लिए एक सेपरेट बुक बनानी है. और वो जो फॉर्मूला आप दिन भर में अटेम्प्ट करेंगे वो उस बुक में लिखना है रोज. ठीक है. ये इससे क्या होगा कि आपके जो फॉर्मूलाज रहेंगे वो एक ही बुक में आ जाएंगे और उसको आप रिवाइज करते समय काफी ज्यादा आपके लिए मतलब ये रहेगा, इजी रहेगा. उसके बाद में फिजिक्स का सेकेंड है कि आपको एटलीस्ट 15 न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपने आज टॉपिक पढ़े उसके ऊपर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कल जो टॉपिक पढ़े वो भी कर सकते हैं. एटलीस्ट 15 क्वेश्चन रोज करना है. उसके बाद संडे जो है वो रिवीजन के लिए देना है. फिजिक्स में आपने हफ्ते भर में क्या पढ़ा है वो संडे को रिवाइज करना ही है. अगर आप संडे स्किप करते हो या फिर हफ्ते में कोई भी दिन, मैं संडे करता था कि हमको संडे के हमारी एग्जाम रहती थी संडे में, हफ्ते भर में जो पढ़ा है उसके ऊपर, उसके बाद हमारे पास टाइम होता था तो हम लोग संडे को रिवीजन कर देते हैं फिजिक्स की. और आपके मन में ये डाउट होगा कि क्वेश्चन बैंक क्या सॉल्व करनी है, एमटीजी सॉल्व करनी है, ये बैंक सॉल्व करनी है. फिजिक्स के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. आप किसी भी कोचिंग की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, बस वो पूरी होनी चाहिए आपकी सॉल्व करके. आप अगर 15 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली करना है. आप रिपीटर भी हो तो भी चलेगा, या फिर आप 2 साल ड्रॉप ले रहे वो भी चलेगा. बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको. और ये याद रखना कि अपने को फिजिक्स में जब आप कोचिंग में भी, क्लास में भी बैठे या फिर लेक्चर भी कर रहे हैं, आपका मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर ही. उसके बजाय कि आपको वो ज्यादा गेन कितना हो रहा है, आपको नॉलेज नहीं लेना है उतना. आपको ट्राई करना है कि आप कितने क्वेश्चंस उस जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उससे सॉल्व कर पाए. आपको इतना नॉलेज देना है. आपको ऐसा नहीं है कि मेरे को एक टॉपिक पूरा जान लूँ उसके बाद में फिर कौन से भी क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा नहीं है. आप एग्जाम में फास्टली और विदाउट एनी हेजिटेशन आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इतना ही आपको पढ़ना है. आप ज्यादा पढ़ेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट को फिर टाइम नहीं दे पाएंगे.
उसके बाद में एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स की, लेकिन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना ही है फिजिक्स के लिए। एक बार करो, 2 बार करो, आपकी इच्छा है, लेकिन मिनिमम 1 टाइम तो करना ही है। ओके। और एग्जाम में जब आपकी नीट की एग्जाम रहेगी तो आपके पास वो समय रहता है 1 hour 15 to 20 minutes। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 minute 20 seconds आ जाएगा आपके पास। तो आपको देखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस स्पीड से करें कि आपका एक क्वेश्चन 1 minute 20 seconds में कंप्लीट हो जाए। ओके। तो यही था फिजिक्स के लिए स्ट्रैटेजी। और कुछ डाउट इसमें? ओके। सो मैंने इनऑर्गेनिक की बता दिया था शायद। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स। अंडरलाइन करना है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सभी ट्रेंड्स याद करने हैं, सभी का मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो सीक्वेंस है वो याद करना है। और एनसीईआरटी के जो जितने भी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहे या फिर एक्सरसाइज रहे वो आपको सॉल्व करना ही है। हाँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली लाइन से उठाया होता है, बस थोड़ा लॉजिक लगाना होता है अपने आपको। वो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर इसका आंसर ये है, ऐसा नहीं रहेगा। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये क्या होगा। जैसे आप नहीं क्या प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूसली तो आपको नहीं क्या दिख जाएगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं, और वही पूछते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, डायरेक्टली लाइन से ही उठाई होती है, बस क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के पूछा जाता है लेकिन आंसर वही रहता है। बस थोड़ा लॉजिक लगाना और आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना है आपको। एनसीईआरटी 7 to 8 टाइम्स पढ़ना है इनऑर्गेनिक के लिए, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर इसीलिए कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम से। ओके। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करो। किसी को इनऑर्गेनिक में कुछ डाउट, यू कैन आस्क नाउ। ओके। तो मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक में किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 to 16 क्वेश्चन रहेंगे नीट के एग्जाम्स में। और इसके लिए सबसे मस्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के लिए सेम एनसीईआरटी आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद में इसमें रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन के नाम, उसमें ऐड होने वाला कैटलिस्ट, उसके बाद में उस पर टेम्परेचर क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं।
ओके, तो जो रिएक्शंस है, रिएक्शन के लिए मैंने एक तरीका यूज किया था कि मैंने मेरे रूम पे वो सभी रिएक्शंस लिख दिए थे, ये सब कैटलिस्ट के साथ वगैरह। तो उसमें हम लोग फिर मैं उसको जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं उसको देख लेता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पहले पहले तो मेरे को डाउट जाता था कि यार याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे। जैसे जैसे मैं उसको क्वेश्चन के साथ सॉल्व करता था, मतलब एक लिंक लग जाती ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो फिर मेरे लिए इजी जाता था। सो ऑर्गेनिक इज ऑल्सो स्कोरिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ज़्यादा मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट सेम ही रहना है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, वही बनेगा, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इनऑर्गेनिक में भी फिक्स है, वो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स में नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं नए नए वैल्यूज के साथ, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। आपको बस याद करके वहां पे जाके लिखना है, और ये आपके सबसे ज्यादा टाइम बचाने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे वो यही रहेगा, ऑर्गेनिक। याद करो और डायरेक्ट टिक करो। एनसीईआरटी आपको रीड करना है, एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन है उसको रीड करो। उसमें रहेगा कि आपका कौन सी प्रोसेस यूज हो रही है, वहाँ पे आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस रहते हैं। सो वो जो एक्सेप्शन भी है वो आपको देख लेना है। जब आप कोई भी ऑनलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन भी कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको बताएंगे, जब कोचिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा एक्सेप्शन है क्या है, तो वो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, रिएक्शंस के लिए आपको एक अलग चार्ट बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो बेटर एक मतलब सॉल्यूशन रहता है हर बार। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बुक में लिख लेते वो पूरे रिएक्शंस या फिर हर चैप्टर के बाद एक लेते, लेकिन यू हैव टू मेक वन चार्ट फॉर इट। और उसके बाद में एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो भी आपसे सॉल्व होनी चाहिए। ओके, सो ऑर्गेनिक के लिए 3 चीजें, रिएक्शन का चार्ट, एनसीईआरटी रीडिंग और एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना अगर आप अच्छे से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शंस आपको कोचिंग में बता देंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक रिलेटेड कोई डाउट है क्या, ये बताइए। ओके, तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक में डाउट नहीं है किसी को। तो अभी आपके ऑलमोस्ट 360 मार्क्स पर हो गए, फिजिक्स 180 और फिर केमिस्ट्री 180। नाउ पेपर का सबसे बड़ा पार्ट बायोलॉजी, इसमें वन ऑलमोस्ट कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे शायद, उसमें से आपको 90 सॉल्व करने हैं। ओके, तो फिजिक्स के लिए हमने टाइम दिया था 1 आवर 15 मिनट्स, केमिस्ट्री के लिए 55 मिनट्स, अभी अपने पास बचे 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पर क्वेश्चन के लिए आपके पास है 30 सेकेंड्स। और 30 सेकेंड्स तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही लग जाएंगे कभी कभी। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि आपको डायरेक्टली आंसर भी पता होना चाहिए किस किस का क्वेश्चन के। आपको दूसरे मतलब ऑप्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर टिक किया, राउंड किया, आगे बढ़ो। और देखो एक ये चीज याद रखना कि हर क्वेश्चन के बाद राउंड करो। आप ये सोचते कि जल्दी जल्दी मैं टिक कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद में फिर एक साथ भरूंगा, उसमें क्या होता है कि थोड़ी मिस्टेक होती है। अगर वो मिस्टेक हो गई तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। और बीच बीच में अगर क्वेश्चन के बाद राउंड करने से क्या होता है कि आपके पास वो थोड़ा माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा, उसके 1-2 सेकंड में आप जितने भी जल्दी जल्दी आप ये करेंगे, सर्कल करेंगे, उससे क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन के जैसे नहीं सोचेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अपन अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं
तो वो एलिमिनेशन अपन अगले क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, क्योंकि अपन कंटिन्यू वही क्वेश्चन करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बीच में सर्कल करते हैं तो वो एलिमिनेशन आप नहीं यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सेम स्ट्रेटेजी से थोड़ी ना सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए याद रखना। ठीक है, जैसे आपका आंसर आएगा उसको टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फॉरवर्ड करो। ओके, सो बायोलॉजी के लिए आपको मैक्सिमम वेट है 360 मार्क्स का है। आराम से 300 के ऊपर मार्क्स लेना इजी है। तो ज़्यादा वेटेज है तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम लोग फिजिक्स के लिए दिन के 3 घंटे देते हैं, उसमें आपका 1 घंटा लेक्चर आ गया और फिर 2 घंटे आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, 3 आवर्स, उसमें से 1 घंटा फिजिकल के लिए देना है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको 2 घंटे देना है। वो कैसे देते हैं आप वो डिपेंड करेंगे कि उसके लेक्चर्स रहेंगे, वो भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। मतलब आप केमिस्ट्री के लिए अगर शुरुआत में आप 5 आवर्स भी दे रहे, वो धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक के लिए अगर एक बार रिएक्शंस याद हो गए, इनऑर्गेनिक के लिए अगर आपको एक बार वो उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में आपका टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। सो 5 आवर्स फॉर केमिस्ट्री अभी के लिए शुरुआत में, 3 आवर्स फॉर फिजिक्स, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। और उसके बाद में बायोलॉजी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मिनिमम 3 आवर्स प्लस आपके जो कोचिंग आवर्स रहेंगे 1 और 2 आवर्स, मतलब आपको 5 आवर्स देने। तो दिन के आपके 13 आवर्स ये आप स्टडी में देने चाहिए मिनिमम। 13 आवर्स अगर आप स्टडी में नहीं दे रहे तो यू आर लैगिंग बिहाइंड समवन एल्स, क्योंकि आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके साथ नहीं है। कितने सारे तो भी लोग रहते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं लेकिन नहीं हो पाता उनका, क्योंकि वो हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, या फिर उनकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही हो, या फिर उनका एग्जाम में पेपर खराब गया हो। अपने को ये जो जितने भी फैक्टर्स है उनसे लड़के अपने को अपना रैंक लेना है। ओके, सो बायोलॉजी के लिए मैक्सिमम वेटेज है तो मैक्सिमम टाइम देना है। बायोलॉजी के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोचिंग का कितना भी मटेरियल रहेगा, उतना भी आप वो बोलेंगे कि ये पढ़ो ये पढ़ना है, एलेन आकाश, जिन्हें पता उनके मटेरियल में क्या है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी के लिए। आप एनसीईआरटी 10 बार पढ़ो वो चलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ मत पढ़ो। ओके, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की छोटी सी किताब होती है, उसमें भी सेम वही है, लेकिन वो एनसीईआरटी का एक वर्जन है, इसलिए आप उसको पढ़ सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी रीड करो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रीड करो। एनसीईआरटी अभी देखो, अपन एक चैप्टर पढ़ लिए, जैसे पहला एक चैप्टर रहेगा, मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, एनिमल किंगडम 11th में एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें मैंने उसको पढ़ लिया, लेकिन मेरे को क्या पता कि मेरे को उसमें से कितना रिटेन है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा मैं जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसी दिन, ठीक है। तो अगर मैंने एनिमल किंगडम रीड किया तो उसमें से मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी तो उसको मैंने अंडरलाइन किया, उसके एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक को अंडरलाइन किया। उसके बाद में मैं 3 घंटे का गैप लूंगा। 3 आवर्स गैप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप अभी पढ़ रहे चैप्टर और अभी सॉल्व कर रहे तो आपको झट से याद आ जाएगा, क्योंकि उतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी अपनी रहती है। लेकिन आप अगर 3 आवर्स के गैप की बात कर रहे हैं तो आपको वो सच में पता चलेगा आपको कितना रिटेन है। तो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करना चैप्टर की, 3 आवर्स गैप देना और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना। आप वो क्वेश्चन एमटीजी से सॉल्व करो या फिर आपकी जो क्या बोलते हैं कोचिंग की कोई भी ये रहेगा बुकलेट रहेगा उसमें से सॉल्व कर दो, कौन सा भी चलेगा, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थरोली, ठीक है। विदाउट कि आपको एक्स्ट्रा बाहर के क्वेश्चन है, बाहर के क्वेश्चन आएगा छोड़ दो, जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है छोड़ दो। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा है, इसके बारे में मैं नेट पे सर्च करता हूँ, ये करता हूँ नहीं। आपको ये याद रखना है कि आपको एग्जाम्स में याद आना चाहिए, इस हिसाब से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा टॉपिक कवर हो, ऐसा नहीं है। मेरे को एग्जाम में याद आना चाहिए, उस कम समय में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके होना चाहिए। ओके, सो बायोलॉजी के लिए आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, मीन्स हाउ मच, मिनिमम 5 आवर्स पर डे, 3 आवर आपकी रिवीजन और 2 आवर आपकी जो कोचिंग के क्लासेस चलेंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे वो,
एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ना है अगर मिली तो। इसके बाद में चैप्टर पढ़ना है दिन में, तो उसके 3 आवर बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कहीं से भी, एमटीजी से भी या फिर जो आपके पास बुकलेट होंगे उसमें से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक आती है 32 ईयर्स या फिर 32 ईयर्स, एमटीजी की वो पब्लिकेशन है। तो ये याद कर लेना आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक रहेगी वो आपको खरीदना है। ठीक है, छोटी सी बुक होती है इतनी, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि बायोलॉजी में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, तो आपको सॉल्व करनी है। उससे आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं यार इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा एग्जाम में, वो भी जल्दी जल्दी करना। ठीक है, बायो आपको 50 मिनट्स में कम्प्लीट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बायोलॉजी में आपने क्या क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते, आपको जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी लाइन बाय लाइन, कि इतने बड़े बड़े कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस पढ़ने में टाइम चला जाएगा कि 1 मिनट तो आपका पढ़ने में भी चला जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि रीडिंग हैबिट जो है आपकी वो स्पीड है, उसकी स्पीड के साथ करो। रीडिंग करना हो तो भी, प्रैक्टिस में भी अगर आप वैसे करेंगे तो आपको जो पेपर है उसमें भी फायदा होगा। ओके, सो बायो के लिए मेरे पास इतना ही है। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अगर आप प्रॉपरली रीड कर रहे, उसको अंडरलाइन कर रहे, इसके बाद में एनसीईआरटी रीडिंग के बाद 3 आवर्स के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया, और आपने एनसीईआरटी को मिनिमम 5 to 6 टाइम्स पढ़ना है ईच चैप्टर, मिनिमम 5 to 6 टाइम्स रीडिंग। तो ये बायोलॉजी के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन रोज सॉल्व करने बायो के, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा वेटेज रहेगा तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। और एक चीज है, मैं जो बायो के लिए ट्राई करता था वो ये है कि जो मेरी एनसीईआरटी की बुक रहती थी तो मैं उसकी साइड में वाइट पेजेस चिपका देता था। मतलब एनसीईआरटी का ये मेरा पेज है, ये मेरा पेज है एनसीईआरटी का, तो इसमें मैं क्या करता था कि ये जो बॉर्डर रहेगा इसके साइड में एक वाइट यहाँ से छोटी सी और यहाँ पे इतना बड़ा मैं वाइट पेज चिपका देता पूरा। उससे क्या होता था कि मुझे जितने भी डाउट्स आते थे कि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उसको इसका जो एक वर्ड रहेगा वो मैं इधर वहां पे लिख देता था। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वो रीड करता था तो उससे मेरे को वो वर्ड डायरेक्टली मेरे को दिख जाता था, फिर मैं वो लाइन वही ढूंढता था। तो जो आप साइड में बनाएंगे, हर पेज के साइड में बनाने की जरूरत है, क्योंकि हर पेज में आप कुछ ना कुछ डाउट आएगा और क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो वही है सेम कि आपको किसी भी चीज में डाउट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी चीज में डाउट है मतलब आप बायो में 1 मार्क खो रहे, एक क्वेश्चन खो रहे, तो मैं वो पेज के साइड में बॉर्डर में एक छोटी सी ऐसी स्ट्रिप चिपका देता था, हाफ पेज की, वाइट पेज की। उसके बाद में उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मेरे को लगते थे कि फर्स्ट रीडिंग में आए, मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगा, वो मैं इधर लिख देता था कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मैं जब नेक्स्ट रीडिंग करता था उसको पढ़ता था, ज्यादा इंपॉर्टेंटली उसको पढ़ता था। ओके, तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। एनसीईआरटी 2 बुक आपको रटना है तो रटने का एक समझ के रटो, और समझ के कैसे रटेंगे जब आपको पता होगा कि आपका गलत कहाँ पे हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है बायो में, जैसे कुछ कुछ चैप्टर जिसमें लगता है कि यार इसमें सोचने की जरूरत है, लेकिन कुछ कुछ तो डायरेक्ट जाके आपको सिर्फ टिक करके आना है। रिवीजन में आपको ज्यादा से ज्यादा ये हो टाइम कम लगे और आपका टाइम बचे रिवीजन में, जिससे आप दूसरे चैप्टर भी नेट गेला का? सेशन सुरू आहे का? तो आपको एक चैप्टर के लिए ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो बायो के लिए और कुछ डाउट है क्या? मेरे को लगता है कि आपके पास बायो के लिए डाउट होने चाहिए, कि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आपको पता होना चाहिए कि और उसमें करना क्या है, कौन सा रीड करना है, ये सब चीज जो मुझे, क्योंकि मेरा बायो नहीं था, मैंने पीसीएमबी लिया था 11th-12th में और मैंने 12th के बाद डिसाइड किया, तो मुझे काफी सारे डाउट थे। सो आपको अगर कुछ डाउट होंगे तो प्लीज प्लीज टाइप हियर, क्योंकि अपने पास अभी है मोस्ट 15-20 मिनट से मैं आपको बता सकता हूँ उस चीज के बारे में।
देखो 20 मिनट है आपके पास, सबके पास। 20 मिनट में जितने भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, उसके बाद फिर सेशन एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटर को भी उनके काम है, तो ऑब्वियसली वो टाइम नहीं दे पाएंगे उतना। योगेश, हाँ बोला ना। देर इज वन क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ओके, सो असर्शन रीजन के बारे में क्वेश्चन था। अभी ये न्यूली एडेड है, ठीक है। असर्शन रीजन जो टॉपिक है वो न्यूली एडेड है, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे, हम लोग असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमको होप था कि एक दो क्वेश्चन तो आ जाएंगे। तो उसमें क्या करना, आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीजन में 4 ऑप्शंस बनते हैं कुछ। पहला ऑप्शन होता है करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाला, बोथ इनकरेक्ट। इसका ये असर्शन है लेकिन ये रीजन नहीं है। ये चारों जो ऑप्शन है, आपको नहीं क्या प्रैक्टिस इतनी करनी है उसकी कि आपके माइंड में वो फिक्स हो जानी चाहिए कि 4 ऑप्शन कौन से हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन रहेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये स्टेटमेंट है, उसका क्या है। तो 4 ऑप्शन ऑलरेडी फिक्स होते हैं, आपको ये नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी कि यार ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले फिक्स कर लो। और असर्शन रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम जो है वो एनसीईआरटी रीड करने के बाद जब आप असर्शन रीजन सॉल्व करो, तो उसको नहीं क्या चेक करो, रीचेक करो। मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद में आपने असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसके बाद में एनसीईआरटी में फिर से जाके वो चेक करो कि वो सेंटेंस वैसा है क्या, या फिर वो जो आपने जो पढ़ा है, जो आपका आंसर सही भी आया या फिर गलत भी आया, उसको मैच कर रहे हैं क्या। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन है या फिर कुछ भी असर्शन या फिर रीजन रहेगा, उसके आप 2 बार कांटेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार कांटेक्ट में जाने से जो आपकी जो ये रहेगी असर्शन और रीजन करने की जो ये रहेगी, लिंक करने की मतलब रहती है ना कैपेसिटी, या फिर आपको जो प्रैक्टिस रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो असर्शन रीजन का, उसके बाद में फिर से वो एनसीईआरटी की जो टॉपिक है जिसमें से वो असर्शन और रीजन आया है वो जाके पढ़ो। इतना सफिशिएंट रहता है एनसीईआरटी के लिए, मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए। और असर्शन रीजन क्वेश्चन में जो ऑप्शन था मैंने बताया था पहले में कि ऑप्शंस आपको बाहर होने चाहिए, कि ए मतलब असर्शन है रीजन नहीं है, बी मतलब असर्शन रीजन वो दोनों है, सी मतलब असर्शन और रीजन दोनों नहीं है, डी मतलब जो जो भी रहेगा जो बचा वाला है। ये आपको आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। तो आपको ऐसा नहीं होना कि यार वो असर्शन रीजन क्या है ये सब सोचने की जरूरत पड़े, नहीं। आपको लग रहा है कि वो असर्शन और रीजन दोनों है, करो। कि असर्शन रीजन के रिलेटेड मेरे को लगता है कि इतना मतलब सफिशिएंट है। और मेरे दोस्त जो अभी उसने ज्यादा स्कोर किया था, उसने मेरे को यही बताया था कि दिस कैन बी अ गुड वे टू सॉल्व असर्शन रीजन। आप अपना वे भी देख सकते हैं। देखो मैंने जो बताया है वो एक आइडियलाइज्ड वे बताया आपको, कि एक स्टूडेंट जो कि मॉरल है, मॉडरेट है, एवरेज है, ज्यादा ये नहीं करता है, ये सभी पढ़ रहे हो तो यू कैन स्कोर मोर। और आप अगर कम भी पढ़ रहे हो लेकिन उसको अच्छे से और टाइम लेके पढ़ रहे हो तो यू कैन स्कोर मोर। ओके, असर्शन रिलेटेड कोई डाउट है क्या? ओके, तो शुभांशु आपको वो फिर से जाके जब आप असर्शन रीजन सॉल्व करते हो उसके बाद में आपको फिर से पढ़ना है कि आपका कहाँ पे गलत और कहाँ पे सही हुआ है। उससे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। और ऑप्शंस को माइंड में फिक्स कर लो पहले ही। ओके, तेजस का सवाल है स्टडी मॉर्निंग और नाइट। ओके, सो इसके लिए यार हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है। ओके, तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि यार सुबह उठ के फ्रेश रहते तो आपको ज्यादा रिटर्न रहता है इसलिए वो करो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब प्रिपरेशन कर रहे तो आप कभी कभी रात को ज्यादा देर तक भी जागते, कभी कभी कम देर तक भी जागते। आपको बस याद रखना कि आपको 6 to 7 आवर्स स्लीप लेनी है रोज। इसलिए मैंने बोला ना कि 13 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो दिन में
6 to 7 आवर्स स्लीप ले रहे हैं, फिर भी आपके पास 4 घंटे जिसमें आप खाना खा सकते हो, मोबाइल में खेल सकते हो, घर में बात कर सकते हो, ठीक है, अपने पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए टाइम से एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब आपके पास टाइम है। लेकिन 6 to 7 आवर्स से अगर ज़्यादा स्लीप हो रही है तो अब ये प्रॉब्लम है। 13 आवर्स से अगर कम पढ़ाई हो रही है तो ये भी प्रॉब्लम है। तो जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने देना है। जब आप रिपीट कर रहे हो या फिर आप कोचिंग कर रहे हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बेस्ट ये है कि आपकी जो फाइट है वो आपके ये टाइम के साथ है। सबके पास सेम है, उसको किस तरह यूटिलाइज करता है एक नीट एस्पिरेंट, उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड करता है। कि एग्जाम में भी सभी चीजें टाइम पर ही डिपेंड करती है कि उस टाइम में आप कितना सॉल्व कर पाते हो, कितने जल्दी जल्दी कर पाते हो और कितने एक्यूरेटली कर पाते हो। क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इतने सारे क्वेश्चन तो नहीं होते सॉल्व। लेकिन अपने ज्यादा दिमाग वाले भी क्वेश्चन नहीं रहते, तो माइंड को पहले प्रिपेयर कर लो कि क्वेश्चन इजी रहेंगे, पेपर इजी रहेगा, बस आपको जाके सॉल्व करना। ओके। और मॉर्निंग इवनिंग का तो यार मैं रात में पढ़ता था बायोलॉजी, मुझे रात में पढ़ना पसंद था। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, बस ये जो क्राइटेरिया है 13 आवर्स 6 to 7 आवर्स ये फुलफिल होना चाहिए। ओके, सो ये रहा। सो वी आर डन विथ ऑल द सब्जेक्ट्स नाउ। अभी कुछ चीजें जो आपको मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब टेक्निक्स क्या रहेगी जो आप यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व के लिए। तो पहला है कि अगर आपने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ ली है तो आप सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रीड, और झटाक से आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको पता है ना कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, बस उसके बाद में उसका आंसर देखना सीधा। सी को सर्कल करो। पहली टेक्निक है सी एंड टिक टेक्निक, देखो और टिक करो। दूसरी टेक्निक है इलिमिनेशन। ये शुभांशु मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में, टेक्निक्स के बाद में, कि हाउ टू टैकल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। इसके बाद में आता है एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक में कुछ नहीं होता, अगर आपको एक्यूरेट आंसर पता नहीं है लेकिन आपको बाकी के ऑप्शंस के बारे में थोड़ा आइडिया है। जैसे मॉलस्का के एग्जांपल आपको पूछे गए, इसमें से मॉलस्का कौन सा है, तो आपको अगर ऑर्थोपोडा पता है या फिर मैमिलिया पता है या फिर रेप्टाइलिया पता है, इसके एग्जांपल पता है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, जो बचा वाला है वही मॉलस्का रहेगा। सो ये एलिमिनेशन टेक्निक हो जाए। उसके बाद में नियर टू एक्यूरेट। देखो फिजिक्स में कभी कभी क्या होगा, फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपके जो आंसर आएंगे और जो ऑप्शन आपको दिखेंगे वो थोड़े अलग अलग होंगे। मतलब 36 अगर आपका आंसर आया तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 35, 40, 45 और 50। अगर ये आपके पास ऑप्शन है और आपने जो सॉल्व किया उसका आंसर आया 36, तो आप किसको चूज करोगे? आपको चूज करना है 35, जो नियरेस्ट रहेगा उसको चूज करना है। ओके, ये याद रखना कि नियरेस्ट वाला जो रहेगा, नियरेस्ट टू योर सॉल्व्ड आंसर इज एक्यूरेट आंसर। ओके। उसके बाद में फिजिक्स में काफी सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। ओके, तो फॉर्मूला के ऊपर जब आप क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको जल्दी जल्दी करना है। ओके, तो फोर्थ क्या रहेगा फिजिक्स के लिए जो मोस्टली यूज होता है वो क्या है, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फोर्थ टेक्निक। फिफ्थ टेक्निक है कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर आपको पूछा गया है टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या उसका डिग्री जो यूनिट हो वो क्या होना चाहिए, एक तो फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे वो एंगल का अगर मेजर करता है या फिर दिस अगर कुछ तो भी अलग ही टेम्परेचर देता है, ठीक है, वही टेम्परेचर की स्केल अलग अलग है ना, एक तो फ़ारेनहाइट होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। तो आपको यूनिट से भी अंदाजा लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो लॉजिक जो है अपना वो डेवलप उतना ही तब होगा जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखेंगे। अगर आपको वेट पूछा गया है, ओके, तो वेट पूछा गया है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, केजी में रहेगा, ओके, केजी या फिर ग्राम में रहेगा। सो आपका अगर यूनिट अगर मीटर में दिया हो या फिर आपका यूनिट अगर लीटर में दिया हो या फिर अगर वो डिग्री सेल्सियस में दिया तो वो तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे क्या करना है कि सीधा सीधा देख लो कि वेट में कौन सा यूनिट है, ये है यूनिट, इसको टिक करो।
सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये लॉजिक आपको डेवलप करना है और प्रैक्टिस करो। 7 टेक्निक और सबसे यूजफुल टेक्निक जो सभी में, वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा कर सको। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू विल बी नॉट एबल टू सॉल्व एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और इवन फिजिक्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहे हो, फॉर्मूला अगर आपको आता भी हो फिर भी उसको सॉल्व कैसे करना हो ये पता नहीं हो, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही है। ओके, सो ये टेक्निक से कुछ जो आपको सॉल्विंग में यूज होंगे। ओके, जो सुधांशु आपका क्वेश्चन था कि फिजिक्स के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। सो जो मैंने सुबह मतलब स्टार्टिंग में बताया था कि गो फॉर फॉर्मूलाज। ओके, तो सबसे पहले जब आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसमें से नहीं क्या, जब मेन पॉइंट्स है, जैसे आपने को एक यूनिट या फिर एक वैल्यू दे रहे हो उसको अंडरलाइन करो। जब आप ऐसे लेते ना, जब आप कौन सा एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम देते तो आप लिखते गिवन, तो गिवन आपको वहाँ पे सीबीएसई के एग्जाम में लिखना पड़ता है, लेकिन नीट के एग्जाम में आपको सब उसको टिक करो और आपको पूछा क्या गया है वो टिक करो। ये दो चीजें अगर आपको पता है कि गिवन और आपको पूछा क्या गया है तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाए। फिर आपको उसके ऊपर सोचना है कि फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि आप गिवन कौन सा ये पता करना है। दूसरी स्टेप ये है कि आपको पूछा क्या गया है उसके बारे में ये उसको टिक करो। उसके बाद में तीसरा तरीका ये है कि उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या ये सोचो। ओके, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या ये सोचो। ये 3 स्टेप में आपका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। अगर नहीं तो चौथी स्टेप होती है उसमें कुछ लॉजिक है क्या देखो। लॉजिक मतलब कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो आपने प्रैक्टिस में सॉल्व किया होगा लेकिन आपको बहुत हार्ड गया होगा, और वो आपको नहीं सभी को हार्ड गया होगा, उसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रहता है तो डायरेक्ट जाके उधर टिक करो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप अंडरलाइन व्हाट इज गिवन, उसके बाद में अंडरलाइन व्हाट इज आस्क्ड, उसके बाद में थिंक फॉर एनी फॉर्मूला, उसके बाद में सॉल्व करते समय क्वेश्चन के साइड में सॉल्व करो। ओके, और उसका आंसर वहीं पे देखो कि ये इसके नियरेस्ट है क्या। तो इस हिसाब से आपका जो मोस्ट ऑफ द ये फिजिक्स का जो मतलब 45 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो इस हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। और चौथा है लॉजिक, जो 5 क्वेश्चन लॉजिक के आते हैं उसमें से 3 आप डायरेक्टली लॉजिक, आपने अगर प्रैक्टिस ज्यादा की है तो आप पांचों के पांचों लॉजिक लगा देंगे, लेकिन अगर आपने थोड़ा कम प्रैक्टिस की है तो आप 3 क्वेश्चन तो भी आप इजीली गेस करके आएंगे कि ये टॉपिक है और इसमें ज्यादा ये लॉजिक लगता है। ओके शुभांशु। और एक इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपन, जब प्रैक्टिस करते हैं ना उसमें पैटर्न ढूंढो कि बाबा क्या क्या पैटर्न्स हो सकते हैं एक चैप्टर के ऊपर। हर चैप्टर के ऊपर बहुत से पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस पैटर्न्स को ढूंढो कि किस किस पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय उस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि फिर एग्जाम में जिस भी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकें। हाँ ये भी सही है, क्योंकि कैसे होता है कि नीट वाले कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द उस चैप्टर में से, तो वो भी आपको मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, या फिर आपको क्लिक हो जाएगी नहीं यार ये मल्टीपल टाइम्स इसमें से पूछ रहे हैं तो मतलब इसमें से पूछ सकते हैं, इस तरीके का पूछ सकते हैं। ओके, सो अपना फिजिक्स हो गया कवर, उसके एनसीईआरटी का टॉपिक कवर हो गया, बायोलॉजी कवर हो गया, मैंने टेक्निक्स बता दी सॉल्व करने की। उसके बाद में थोड़ा मोबाइल को कम टाइम दो, सोशल मीडिया बंद करो, वो बाद में कर सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल से थोड़ा दूर रहो। वो ज़्यादा एडिक्टिव होता है और वो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, एक रिपीटर के लिए या फिर एक एस्पिरेंट के लिए, नीट एस्पिरेंट के लिए वो कुछ काम का नहीं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक कोई भी एग्जाम क्रैश करने की क्या होती है, रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी भी बार, आप उतना इफेक्टिवली एग्जाम में ये करेंगे। अगर आप रिवीजन में फेल हो रहे मतलब आपका कहीं तो भी गलत हो रहा है। आपको रिवीजन को टाइम देना ही है, इतना भी हो जाए, चाहे आप दिन का आधा घंटा दे या फिर संडे को दे, लेकिन रिवीजन करना ही है, नहीं तो भूल जाते हैं। 1 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स भूल जाएगा,
क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ाते हैं, कंटिन्यू रोज पढ़ाना शुरू रहता है, तो जो अपन ने पढ़ा है वो आपको रिटेन कैसे रहेगा, तो उसके लिए आपको रिवाइज करना है। पेज ही पलटाओ, रात को सोते समय उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उस फॉर्मूला बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिवीजन करना ही है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आप बाकियों से पीछे जा रहे हैं, ऐसा सोचना कभी भी। ओके, मैंने बता दिया था कि फिजिक्स को आपको मिनिमम 3 आवर्स देने हैं, केमिस्ट्री को शुरुआत में 5 आवर्स देने हैं, जब तक वो हो जाएगा फिर वो भी 3 आवर्स में आ जाएगा, और फिजिक्स 4 to 5 आवर्स में चला जाएगा। बायोलॉजी को दिन के 5 आवर्स देने हैं, जिसमें से 2 आवर आपके लेक्चर रहेंगे और बाकी के 3 आवर आपका खुद का रहेगा, जिसमें आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, डे मैनेजमेंट मतलब आप अगर घर में हैं और आप कोचिंग में हैं तो आप मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप घर में हैं तो मोस्ट ऑफ द चीजें आपके हाथ में होगी, नहीं आप कोचिंग में हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक आइडिया रहेगा कि आपको ये टाइम में ये चीजें एक्सेसिबल है, ज्यादा खुद को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। बॉडी को रिलैक्स रखना है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से। स्लीप अच्छे से लो, ऐसा सोच नहीं लेना कि यार आज पढ़ा नहीं, तो ये स्ट्रेस नहीं लेना है, बस रोज थोड़ा थोड़ा करते जाओ, जिससे कि आपका पाइल अप ना हो। मतलब आज का छूट गया तो पूरी तरह छूट नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होने को। ठीक है, और आपको ये डाउट होगा ना कि घर से पढ़ाई हो जाएगी क्या, तो फिर कोचिंग लगाना जरूरी है क्या? सो आई वुड से, जिनको लगता है कि मेरा घर पे नहीं होता है, गो फॉर कोचिंग, इट्स योर चॉइस। लेकिन जिनको लगता है कि मेरा घर में हो जाएगा, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फिजिक्स वाला वगैरह है, काफी अच्छे प्लेटफॉर्म है, उसमें से कर सकते हो, क्योंकि काफी लोगों ने किया है, तो आप भी कर सकते हो। बस आपको आपका टाइम शेड्यूल जो है वो आपके हिसाब से बनाना है, मेरे हिसाब से नहीं। मेरा एग्जाम हो गया, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, लेकिन टाइम टेबल ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। ठीक, एंड बस इतना ही कहूंगा लास्ट में कि खुद को मोटिवेटेड रखो। एग्जाम इजी है, याद रखना, एग्जाम काफी ज्यादा इजी होता है नीट का। बस आपको बहुत सारे टॉपिक्स, 180 टाइप के टॉपिक्स आपको उसमें सॉल्व करने होते हैं 3 आवर्स में। हार्ड नहीं होंगे, बस थोड़ा लॉजिक लगा के, स्पीड कितनी है आपकी, आपकी स्पीड कितनी है, और स्पीड के साथ में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये चेक होती है वहां पे। सो खुद को मोटिवेटेड रखो कि हो जाएगा। अगर आज का नहीं हुआ तो दूसरे दिन ज्यादा हुआ मेहनत करना, इसके लिए भी रेडी रहो। तबियत खराब हुई तो तबियत खराब होने के उस दिनों में आगे कैसे आप कंप्लीट करोगे पोर्शन, उसके बारे में सोचो। सोशल मीडिया ये सब इंटरेक्शन दूर रहो। मुझे लगता है कि ये चीजें सफिशिएंट है एक नीट एस्पिरेंट को अपना गोल अचीव करने के लिए। एनी अदर डाउट्स होंगे तो आप पूछो। बस रिवीजन करते रहना, और जो टेक्निक्स मैंने बताई है, आई होप आपने वो नोट डाउन कर ली हो। सो बस दैट्स इट माय फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ डाउट होंगे तो पूछ लीजिए, वरना सफिशिएंट है आपके लिए। मैंने एक स्टडी मटेरियल की लिंक भेजी है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। उसमें नीट और JEE के पूरे स्टडी मटेरियल्स है, नीट और लेक्चर्स भी है और ये भी है, मॉड्यूल्स भी। ओके, फिर वाइंड अप करें क्या अपन? योगेश? हा चालते ना, यांना जर आता काही डाऊट नसतील तर हाँ, अगर कुछ डाउट हो तो अभी डाल दो मैसेज पे, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करते। ओके, ठीक है फिर। आई होप कि आपके लिए ये मीटिंग यूजफुल रही हो। अगर आपको अगर इसमें से कुछ भी गेन हुआ हो तो अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया वो मैंने समरी बताई है काफी लोगों से पूछ के, और काफी लोग मेरे जितने दोस्त थे वो अभी सभी नीट हम लोग का हो गया है, हम लोग MBBS करे सब। तो उनका भी यही मानना था जो मैंने आपको बताया, तो
भाई, सो यू कैन गो फॉर इट। आपके दोस्तों को भी बताओ, इस हिसाब से मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे।